नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ के जनजाति एवं लोक कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है छत्तीसगढ़ का जिसमें जनजाति से क्वेश्चन ना आए। प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, केवल इस टॉपिक को पढ़ देने मात्र से आप ऐसा नहीं कि आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। देखो, जब भी हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं तो होता क्या है, हमारा जो दिमाग है उस चीज़ के लिए सोचता है। केवल हम लोग पढ़ते हैं तो उतना सोच नहीं पाता किसी चीज़ के लिए हमारा दिमाग। इसीलिए एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप अवगत भी होते जाएंगे कि कैसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करना है। ए है आपका हलबा, कमार, कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, बैगा सभी आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। बी है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति आती है। सी है आपका छत्तीसगढ़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। और डी है सदरी बोली का प्रयोग सरगुजा अंचल में होता है। आपको इन सभी स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, फिर आप लोग को आंसर लगाने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो याद रखना है, सबसे पहले चीज़ तो हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों को 3 भाषा परिवार में बांटा गया है। कितने भाषा परिवार में बांटा गया है? 3 भाषा परिवार में बांटा गया है। सबसे पहले तो आपका द्रविड़ भाषा परिवार हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका मुंडा भाषा परिवार और तीसरा हो जाएगा जी आपका आर्य भाषा परिवार। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों को 3 भाषा परिवार में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला आपका द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा आपका मुंडा भाषा परिवार और तीसरा आर्य भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में वे सभी जनजाति आते हैं जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति समूह सब किस में आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार। और मुंडा भाषा परिवार में उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति समूह के लोग आते हैं। और आर्य भाषा परिवार में मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति समूह के लोग आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गोड़। सबसे पहले तो गोड़ जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। गोड़ के बाद आपका मुड़िया के बाद आपको याद रखना है जी माड़िया। गोड़, मुड़िया, माड़िया के बाद आपको याद रखना है अबुझ माड़िया। गोड़, मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया। इसके बाद आपको एक और याद रखना है दंडामी माड़िया। क्या? दंडामी माड़िया। ये चारों नाम तो ईजी है, याद हो जाएगा। गोड़, मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया। और कौन कौन से जनजाति वर्ग के लोग निवास करते हैं? परजा हो जाएगा, परजा के बाद ध्यान रखना आपको धुरवा, धुरवा। ठीक है, तो ये सभी जो जनजाति वर्ग के लोग हैं ये सब कौन से भाषा परिवार में आते हैं? द्रविड़ भाषा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नोट का क्या याद रखना आपको, इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा भी गया है। जो आपका उराव जनजाति है, उराव जनजाति सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है। सरगुजा अंचल में निवास करने वाले, लेकिन मैंने यहाँ पास लिखा है उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो निवास करते हैं वो सब मुंडा भाषा परिवार में आते हैं। तो सरगुजा अंचल मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लेकिन याद रखना जो उराव जनजाति है वो आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करता है, फिर भी इसको किस भाषा परिवार में रखा गया है? आपका द्रविड़ भाषा परिवार। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है जी, है ना। तो याद रखना उराव भी किस में आएगा? आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। मुंडा भाषा परिवार में मैंने क्या लिखा है? उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति। अब इसके लिए एक आपको तरीका याद करना है। क्या तरीका? देखो, सात नाग को बीर मांझी निहारे खड़े होकर, ये एक तरीका है। 7 नाग को बीर मांझी निहारे खड़े होकर। अगर ये तरीका आपको याद है तो पूरा जनजाति का नाम याद हो जाएगा। जैसे सात से आपका हो जाएगा सौता, है ना से क्या होगा? नगेशिया, से हो जाएगा आपका नगेशिया। उसके बाद को से आपको रखना है, को से हो जाएगा आपका कोल के बाद आपका कोरकू के बाद हो जाएगा आपका कोरवा। ठीक है, ये को से आपका कोल, कोरकू, कोरवा। फिर बी से आपका बिरहोर, मांझी से आपको ध्यान रखना है, मांझी और एक और नाम मंझवार। उसके बाद नी से आपको ध्यान रखना है जी निहाल, उसके बाद ख से हो जाएगा खड़िया,
खड़िया, ख से आपको खड़िया, और एक और आपको नाम याद रखना है खैरवार। तो देखो ये अगर आपको ये तरीका पता है ना, तो इस तरीके के माध्यम से आप सभी जनजातियों के नाम को याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी जनजाति वर्ग के लोग हैं, ये आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं। और कौन से भाषा परिवार में आ जाएगा? मुंडा भाषा परिवार में। आर्य भाषा परिवार जो मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, जैसे कि देखना कमार, कमार हो जाएगा। कमार के बाद आपको याद रखना है भुंजिया, भुंजिया के बाद आपको याद रखना है बिंझवार, बिंझवार के बाद आपको याद रखना है बैगा, बैगा के बाद आपको याद रखना है हलबा, हलबा, हलबा के बाद आपको याद रखना है प्रधान, प्रधान के बाद आपको याद रखना है भैना, भैना के बाद आपको याद रखना है अगरिया, अगरिया। तो ये सभी जनजाति वर्ग के लोग हैं। ये कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? आर्य भाषा परिवार, अर्थात ये सब मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हमारे उस क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उस क्वेश्चन में चलेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हलबा, कमार, कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, ये सभी के सभी मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये सब किस भाषा परिवार में आ जाएगा? आर्य भाषा परिवार। अभी जस्ट मैंने बताया जो मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं वो सब आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति आती है, बिल्कुल सही है। लेकिन किसको छोड़कर? उराव को छोड़कर। उराव हालांकि ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में निवास करता है, लेकिन फिर भी ये कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। तीसरा, छत्तीसगढ़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट तो पहला और दूसरा सही है, मैंने समझाया भी था। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी से नहीं हुआ है जी, किससे हुआ है? आपका पूर्वी हिंदी से हुआ है। किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, याद रखना पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हुई, याद रखना जी, पूर्वी हिंदी की प्रमुख 3 बोलियां हुई। कौन कौन सा? आपका अवधी, अवधी, उसके बाद आपको याद रखना है बघेली, बघेली के बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो याद रखना है कि जो आपका छत्तीसगढ़ी बोली का विकास है वो किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से हुआ है। ठीक है, सदरी बोली का प्रयोग सरगुजा अंचल में होता है। सदरी बोली, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। जसपुर, जसपुर जिला में, जसपुर जिला में निवास करने वाले जनजाति वर्ग के लोग हैं, वो कौन से बोली का प्रयोग करते हैं? आपका सदरी बोली का, है ना, सदरी बोली का प्रयोग करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन गलत है। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया है सबका आपका आंसर सही है। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। कोरबा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू विवाह के नाम से जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देखो, हठ विवाह मतलब होता क्या है? हठ विवाह में होता क्या जी? लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाकर निवास करने लग जाती है या रहने लग जाती है। ठीक है, हठ विवाह में होता क्या है? लड़की जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर रहने लग जाती है। ठीक है, अब उसके बाद लड़के के घर वाले उस लड़की को भगाने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं जाती तो अंत में क्या होता है? उस लड़के के घर वालों को अपने पुत्र का विवाह उस लड़की से कराना पड़ता है। तो इसी को बोला जाता है आपका हठ विवाह। ठीक है, तो जो हठ विवाह है, हठ विवाह को आपका किस जनजाति में? याद रखना, कोरबा जनजाति में। हठ विवाह को कोरबा जनजाति में ढुकू विवाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ढुकू विवाह। और याद रखना जी, बैगा जनजाति में, बैगा जनजाति में इसको पैठू, पैठू विवाह के नाम से जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, बैगा जनजाति में हठ विवाह को पैठू विवाह के नाम से जानते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया। तीसरा, दूध लौटावा विवाह का प्रचलन उराव जनजाति में है। याद रखना, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूध लौटावा विवाह का जो प्रचलन है ये हमारा गोड़ जनजाति में है, ये आपको ध्यान रखना है। गोड़ जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। अब ये दूध लौटावा विवाह होता क्या है? गोड़ जनजाति में अगर लड़के और लड़कियों के लिए उचित वर या वधु नहीं मिलता तो वो लोग क्या करते हैं? अपने ममेरे फुफेरे भाई बहनों के साथ उनका विवाह कर देते हैं। तो इसी को बोला जाता है आपका दूध लौटावा विवाह। और इसका प्रचलन कौन सा जनजाति में है? तो गोड़ जनजाति में है, ना कि आपका उराव जनजाति में। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूध लौटावा विवाह में ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह करा जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो यहाँ सब में हमने 2-3 चीजें सीखी। क्या चीज? हठ विवाह किसे कहेंगे? तो जब लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहने लग जाती है तब उनके परिवार वाले उस लड़की का विवाह अपने पुत्र से करता है, इसी को हठ विवाह कहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि कोरबा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू विवाह के नाम से जानते हैं और बैगा में पैठू विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि दूध लौटावा विवाह
ये गौड़ जनजाति में प्रचलित है। और दूध लौटवा विवाह में होता क्या है, इसमें गौड़ जनजाति में जब उचित वर या वधु नहीं मिलता लड़के और लड़कियों के लिए, तो वे उनका विवाह अपने ममेरे फुफेरे भाई बहनों से कर देते हैं। तो इसी को बोला जाता है कि आपका दूध लौटवा विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बस्तर क्षेत्र में सामान्य विवाह को किस नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, क्रय विवाह, पैडुल विवाह, पारिंगधन विवाह और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखना, बस्तर क्षेत्र में सामान्य विवाह को जाना जाता है किस नाम से, आपका पैडुल विवाह के नाम से। किस नाम से, पैडुल। याद रखना है जी, बस्तर क्षेत्र में बस्तर क्षेत्र में जो सामान्य विवाह होता है, सामान्य विवाह, उसको किस नाम से जानते हैं, पैडुल। पैडुल विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी और ऑप्शन क्या दिया है, देखो क्रय विवाह। क्रय विवाह होता क्या है, जब आपका वधु मूल्य चुकाकर जब विवाह किया जाता है उसी को क्रय विवाह बोलते हैं। देखो जनजातियों में थोड़ा अलग परंपरा विकसित है। जैसे हमारे साइड में क्या होता है, जब विवाह होता है तो लड़की लोग क्या करते हैं, लड़कों को कुछ उपहार देते हैं, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं दहेज बोल देते हैं ना, मतलब कुछ उपहार देते हैं उसको। लेकिन जनजाति में होता क्या है, जनजाति में क्या होता है, लड़कों के द्वारा लड़कियों को उपहार देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं वधु मूल्य। तो वधु मूल्य चुकाकर विवाह करने की परंपरा को क्या बोला जाता है, आपका क्रय विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय विवाह। और क्रय विवाह का अन्य नाम कौन कौन सा याद रखना है आपको, पूरा याद करते चलना है। पारिंगधन विवाह, और आपको याद रखना है वधु मूल्य विवाह। पारिंगधन विवाह और वधु मूल्य विवाह इसका अन्य नाम है। पारिंगधन और वधु मूल्य विवाह इसका अन्य नाम है, ये आपको ध्यान रखना है क्रय विवाह का। वैसे ही जनजातियों में एक विवाह होता है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह को और किस नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है अदला बदली। अदला बदली विवाह के नाम से जानते हैं। विनिमय विवाह को गुरावट विवाह के नाम से जानते हैं। विनिमय विवाह को आपका गोलत विवाह के नाम से भी जानते हैं। गोलत विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये नामों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जनजातियों में एक और विवाह प्रचलित है जिसको बोलते हैं सेवा विवाह। ये सब होता क्या है विवाह, आगे भी क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा, फिलहाल नाम को याद करिए अभी। सेवा विवाह को और किस नाम से जानते हैं, सेवा विवाह को लमसेना विवाह बोलते हैं। सेवा विवाह को आपका घरजन विवाह बोलते हैं। सेवा विवाह को आपका घरजिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लमसेना, घरजन और घरजिया, ये किस विवाह को जानते हैं, सेवा विवाह को। उसके बाद आपको याद रखना है अपहरण विवाह। अपहरण विवाह कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अपहरण विवाह को आपका पायसोतुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और आपको याद रखना जी विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को आपका किस किस नाम से जानते हैं, विधवा पुनर्विवाह को नाम को आपका हल्दी पानी विवाह के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ आपको रखना औरतों विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हल्दी पानी विवाह, चूड़ी पहनावा विवाह, औरतों विवाह, ये सब विधवा पुनर्विवाह को बोला जाता है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है ना कि निम्न में से यह विवाह किस विवाह का अन्य नाम है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। तो बस्तर क्षेत्र में सामान्य विवाह को किस नाम से जाना जाता है, आपका पैडुल। मतलब सामान्य विवाह में होता क्या है, इसमें लड़के और लड़कियों के घर के आपसी रजामंदी के द्वारा जो विवाह होता है उसी को सामान्य विवाह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को धन देकर वधु प्राप्त करने की प्रथा क्या कहलाता है। अभी जस्ट मैंने बताया जनजातियों में होता क्या है, जनजातियों में लड़कों को लड़कियों वर्ग वालों को उपहार देना पड़ता है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका वधु मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को धन देकर वधु प्राप्त करने की प्रथा क्या कहलाता है, पैठू, घरजन, पारिंगधन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वधु मूल्य। क्या हो जाएगा आपका, वधु मूल्य। और याद रखना वधु मूल्य विवाह को और किस नाम से जानते हैं, पारिंगधन। किस नाम से जानते हैं, पारिंगधन विवाह। और इसी को आपका क्रय विवाह के नाम से भी जानते हैं। तो चूंकि आपका वधु मूल्य तो नहीं दिया गया है, लेकिन वधु मूल्य को ही पारिंगधन के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पारिंगधन हो जाएगा। क्या होगा जी आपका, पारिंगधन, है ना। जनजातीय समुदाय में लड़के पक्ष को लड़कियों को उपहार देना पड़ता है, उसी को वधु मूल्य या पारिंगधन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्रय विवाह का अन्य नाम वधु मूल्य विवाह भी है। अब भी जस्ट मैंने बताया, तो बिल्कुल सही है ना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, विनिमय विवाह को बैगा जनजाति में गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। याद रखना, ये विनिमय विवाह होता क्या है बता रहा हूं। विनिमय विवाह में क्या होता है, विनिमय विवाह में दो परिवारों में आपस में वधु मूल्य चुकाने से बचने के लिए क्रमशः लड़के एवं लड़कियों का क्या कर दिया जाता है, अदला बदली कर दिया जाता है, उसी को विनिमय विवाह कहते हैं। तो विनिमय विवाह को आपका बिरहोर जनजाति में बोलते हैं गोलत। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
बिरहोर जनजाति में किस नाम से जानते हैं? गोलत विवाह के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पास क्या लिखा गया है? बैगा जनजाति में गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, विनिमय विवाह को अदला बदली या गुरावट विवाह के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, याद रखना। विनिमय विवाह का ये नाम है, क्या क्या नाम है आपका? देखो, इसको अदला बदली विवाह बोलते हैं। अदला बदली, अभी जस्ट मैंने आपका डेफिनेशन में बताया कि जब दो परिवार वाले आपस में वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होते हैं तो दोनों क्या कर देते हैं? अपने लड़के और लड़कियों का अदला बदली कर देते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अदला बदली। साथ ही साथ इसको गुरावट विवाह के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ इसको गोलत विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही। चौथा, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। बिल्कुल सही है। एक बुगार्डस नामक एक आपका मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने विवाह की परिभाषा दी है। उन्होंने क्या बोला है कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा किसने बोला है? याद रखना, बुगार्डस नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है। देखो, अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा कि जनजातियों में विवाह को बताइए, तो पहले तो आपको बढ़िया परिभाषा बताना पड़ेगा। तो आप पर्टिकुलर किसी मनोवैज्ञानिक के नाम को बताते हुए उन्होंने क्या बोला है, इसको बताते हुए अगर आप आंसर का शुरुआत करोगे तो आपके आंसर का एक्सप्रेशन बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है ना, और आपका तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विनिमय विवाह को आपका बैगा नहीं आपका कौन सा जनजाति? बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विवाह का प्रमुख उद्देश्य लड़कों का अपने होने वाले ससुर के आय में वृद्धि करना होता है? तो ये हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है आपका ए है क्रय विवाह, बी सेवा विवाह और सी है विनिमय विवाह और डी आपका गुरावट विवाह। किस विवाह का प्रमुख उद्देश्य लड़कों का अपने होने वाले ससुर की आय में वृद्धि करना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेवा विवाह। क्या? सेवा। और याद रखना, सेवा विवाह का अन्य नाम और क्या है आपका? लमसेना विवाह ही बोलते हैं। सेवा विवाह को आपका घरजन विवाह के नाम से भी जानते हैं और सेवा विवाह को आपका घरजिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है? सेवा विवाह में होता क्या है? देखो, अगर मान लो कि कोई लड़का है, वो वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ है। मैंने क्या बोला? जनजातीय वर्ग में आपका लड़कियों को वधू मूल्य देना पड़ता है। तो अगर कोई लड़का है वो वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ है, तो अब वो क्या करेगा? वो लड़की के घर जाकर उनके परिवार वालों की सेवा करेगा और उसका मेन मकसद क्या होगा? मेन उद्देश्य क्या होगा? वो अपने होने वाले ससुर के इनकम में वृद्धि करने की कोशिश करेगा। और वो इस चीज में अगर कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद उस लड़के का और लड़की का विवाह करा दिया जाता है। तो इसी विवाह को बोलते हैं सेवा विवाह। अर्थात लड़का क्या करेगा? लड़की के घर जाकर उनके परिवार वालों की सेवा करेगा, ठीक है। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा? अपने होने वाले ससुर के इनकम में वृद्धि करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेवा विवाह। और सेवा विवाह का अन्य नाम आपका लमसेना, घरजन और घरजिया। सेवा विवाह को कंवर जनजाति में घरजन विवाह के नाम से जानते हैं और याद रखना जी बिंजवार जनजाति में घरजिया विवाह के नाम से जाना जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और याद रखना लमसेना किसे कहेंगे? तो ऐसे लड़के जो लड़की के घर जाकर क्या करता है? उनके परिवार वालों की सेवा करता है। उसी लड़कों को क्या बोला जाता है आपका? लमसेना बोलते हैं, लमसेना या लमसेना जाना बोलते हैं, लमसेना जाना ये आपको ध्यान रखना है। तो सेवा, लमसेना, घरजन और घरजिया ये सब आपका सेवा विवाह के ही अन्य नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने बताया क्रय विवाह के अन्य नाम मैंने बता दिया था, वधू मूल्य विवाह, साथ ही साथ आपका पारिंगधन विवाह, ये किसको बोलते हैं? क्रय विवाह को। विनिमय विवाह को अदला बदली, ये दूसरा बार लिख रहा हूँ ना, अदला बदली, तो और रीजन हो जाएगा अदला बदली, गुरावट, या इसी को आपका गोलत विवाह के नाम से भी जानते हैं। किसको? आपका विनिमय विवाह को, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, युवक द्वारा युवतियों का अपहरण करके विवाह करना कहलाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पेशली गोंड जनजाति में प्रचलित है ये जो विवाह है है ना। तो युवक द्वारा युवतियों का अपहरण करके विवाह करना कहलाता है। हठ विवाह तो नहीं कहलाएगा। चरघिया विवाह किसको बोलते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया किसको बोलते हैं, चरघिया या घरजिया, ये आपका सेवा विवाह को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? पायसोत्तर विवाह। क्या होगा आपका? पायसोत्तर, ठीक है। ये पायसोत्तर विवाह अपहरण विवाह का ही क्या आपका अन्य नाम है। अपहरण विवाह का अन्य नाम कौन सा नाम है आपका? पायसोत्तर विवाह हो जाएगा। और ये स्पेशली गोंड जनजाति में प्रचलित है। ये होता क्या है कि गोंड जनजाति के युवक जब युवती का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लेता है तो इसी को बोला जाता है आपका पायसोत्तर या अपहरण विवाह। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। औरतों विवाह को विधवा विवाह, चूड़ी पहनाव विवाह और हल्दी पानी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया भी था। दूसरा देखो, पठौनी विवाह में लड़की लड़के के घर बारात लेकर आती है, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, भगेली विवाह का प्रचलन गौड़ जनजाति में, ये आपको बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। जो विधवा पुनर्विवाह होता है, विधवा पुनर्विवाह है, उसको और किस किस नाम से जानते हैं जी, आपको रखना है चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को आपका हल्दी पानी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चूड़ी पहनावा, हल्दी पानी, और इसी को आपका औरतों विवाह के नाम से भी जाना जाता है। किसको, विधवा पुनर्विवाह को। चूड़ी पहनावा, हल्दी पानी और औरतों, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पठौनी विवाह, एक हमारे जनजाति में एक विवाह प्रचलित है, पठौनी विवाह। सामान्य तौर पर देखा जाए तो लड़के पक्ष वाले लोग लड़की के यहाँ बारात लेकर जाते हैं, लेकिन पठौनी विवाह में होता क्या है, पठौनी में लड़की वर्ग के लोग लड़कों के यहाँ बारात लेकर आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पठौनी विवाह में क्या होता है, लड़की लड़के के घर बारात लेकर आती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, भगेली विवाह का प्रचलन गौड़ जनजाति में। देखो, भगेली विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह है, ठीक है। प्रेम विवाह है, भगेली विवाह क्या है, प्रेम विवाह है। प्रेम विवाह में दो विवाह आ जाता है, पहला हो जाएगा आपको गंधर्व, या इसी को उड़हरिया विवाह के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आपका भगेली विवाह, ये सब प्रेम विवाह के अंतर्गत आता है। गंधर्व विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा प्रजा जनजाति में है, और आपका भगेली विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा गौड़ जनजाति में है। किसमें, गौड़ में। तो भगेली विवाह का प्रचलन गौड़ जनजाति में है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन तो हमको सही लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, गंधर्व विवाह का प्रचलन सर्वाधिक किस जनजाति है, अब भी जस्ट मैंने बताया। तो गंधर्व विवाह का प्रचलन कोरकू में, प्रजा में, गोंड में और बैगा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रजा, ठीक है। तो गंधर्व विवाह का प्रचलन प्रजा जनजाति में सर्वाधिक है, और प्रजा जनजाति के लोग आपका बस्तर जिले में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं, बस्तर जिले में। प्रजा जनजाति के लोग हैं वो बस्तर जिले में आपका निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई विवाहित स्त्री किसी दूसरे अधिक संपन्न व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है तो इस विवाह को किस नाम से जाना जाता है। मतलब कोई एक स्त्री है जिसका विवाह पहले से हो गया है, लेकिन विवाह होने के बाद वो और कोई अन्य जो अधिक संपन्न व्यक्ति है उसके साथ अगर विवाह करती है तो उस विवाह को किस नाम से जाना जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ए है पोटा विवाह, बी है अपहरण विवाह, और सी है भगेली विवाह, और डी है आपका क्रय विवाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पोटा विवाह। क्या हो जाएगा, पोटा विवाह। याद रखना ना, पोटा विवाह। जब कोई विवाहित स्त्री है, उनका विवाह एक बार हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पति से अधिक संपन्न व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है, तो उसी को पोटा विवाह के नाम से जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और कौन सी जनजाति में बोलते हैं इसको, कोरकू जनजाति में इसको बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अपहरण विवाह को मैंने बता दिया, पायसोतुर, इसको पायसोतुर विवाह के नाम से जानते हैं। भगेली विवाह ये एक प्रकार का प्रेम विवाह है जो कि आपको गौड़ जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्रय विवाह को आपका पारिंगधन विवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को क्रय विवाह को आपका वधु मूल्य विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या का विवाह क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या का विवाह क्या कहलाता है। तीर विवाह, कांड विवाह, गवन विवाह और महुआ विवाह। तो याद रखना ये भी आपका बस्तर अंचल में प्रचलित है विवाह, इसको बोलते हैं गवन विवाह। तो कई जनजाति के लोग ऐसे होते हैं जो आपका अभी भी जो अशिक्षित है, जो अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी विवाह करा देते हैं, उसको बोलेंगे बाल विवाह। तो बाल विवाह में जब बाल विवाह होता है, तो बाल विवाह जब हुआ तो कुछ समय पश्चात अगर उसका पति का मृत्यु हो गया, ठीक है, अब उसके बाद पुनः उस लड़की का विवाह कराना, ये क्या कहलाता है, आपका गवन विवाह। तो बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या का विवाह क्या कहलाता है, तो आपका गवन विवाह कहलाता है। और इस विवाह का प्रचलन बस्तर अंचल में है। तीर विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में, बिंझवार। किसमें, बिंझवार जनजाति में, ध्यान रखना है। बिंझवार जनजाति में लड़की या बिंझवार जनजाति में लड़की के लिए उचित वर्ण ना मिलने पर, बिंझवार जनजाति में लड़की के लिए उचित वर्ण ना मिलने पर उसका विवाह तीर के साथ करा दिया जाता है, ठीक है। ये कांड विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में, भुंजिया जनजाति में क्या है, प्रत्येक लड़कियों का विवाह कराने से पहले उसका तीर, अर्थात देखो याद रखना, भुंजिया जनजाति में तीर को क्या बोलते हैं, आपको कांड के नाम से जानते हैं।
तो मैंने क्या बोला कि भूंजिया जनजाति में प्रत्येक लड़की का विवाह कराने से पहले आपका कांड के साथ या तीर के साथ विवाह करा दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कांड विवाह बोलते हैं। महुआ विवाह, इसका विवाह इसका भी प्रचलन हमारे बस्तर अंचल में है। अगर लड़कों या लड़कियों के लिए उचित वर या वधू नहीं मिलता तो इसका विवाह किसके साथ करा दिया जाता है? महुआ के वृक्ष के साथ करा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए देखते हैं। जनजातीय जीवन में एक पवित्र अदृश्य शक्ति के प्रति असीम श्रद्धा प्रवाहमान होती है, जिसे शब्दों में कहा जाता है। जनजातीय जीवन में एक पवित्र अदृश्य शक्ति के प्रति असीम श्रद्धा प्रवाहमान होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बोंगावाद, टेबूवाद, टोटमवाद और इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका बोंगावाद। क्या बोलते हैं इसको? बोंगावाद, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? बोंगावाद। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बोंगावाद। ठीक है, तो जनजातीय जीवन में एक पवित्र अदृश्य शक्ति के प्रति असीम श्रद्धा प्रवाहमान होती है, जिसे बोंगावाद कहा जाता है। तो बोंगावाद के प्रति क्या होता है? आपका एक असीम श्रद्धा प्रवाहमान होती है, किसमें? जनजातियों में। ठीक है, टेबूवाद, एक क्वेश्चन आता है कि आपका टेबूवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निषेध। क्या होता है? निषेध। और निषेध मतलब क्या होता है आपका? मना करना। क्या करना? मना करना या मनाही। ठीक है, टेबूवाद का अर्थ। टोटमवाद मैंने बताया था, जनजातीय समुदाय में जो जनजाति लोग हैं उसके बहुत सारे गोत्र होते हैं। ठीक है, और इसी गोत्रों के समूह को टोटम या गोटी के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, टोटम के बारे में, गोत्र से संबंधित है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बोंगावाद। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। निम्न में से युवागृह का उद्देश्य नहीं है जनजातीय युवक और युवतियों को सामाजिक शिक्षा प्रदान करना। ये तो है, बिल्कुल सही है। अब देखो युवागृह होता है क्या, पहले समझ लो, फिर इसका आंसर देखते हैं। युवागृह एक गृह स्थल होता है जहां जनजातीय समाज के युवक एवं युवतियां अपने समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित और संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? पहला तो जनजातीय समुदाय के लोग को आपको सामाजिक शिक्षा प्रदान करने इसका उद्देश्य होता है। तो पहला आपको बिल्कुल सही है। दूसरा, जीवन साथी चुनने में सहायक होता है। जो युवागृह होता है ये क्या होता है? जीवन साथी चुनने में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, जनजातियों में सेवा की भावना को जागृत करना, ये भी इस युवागृह का उद्देश्य होता है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। चौथा, जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये आपका युवागृह का उद्देश्य नहीं है। युवागृह में आपको समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित और संस्कृति से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ युवागृह जीवन साथी चुनने में भी सहायक होता है, लेकिन आपका युवागृह से आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये आपका लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी स्टेटमेंट होगा, है ना। बाकी आप लोग को मैं कुछ चीज बता रहा हूँ, आप लोग को याद रखना है। मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति के युवागृह का नाम क्या है आपका? गोटुल। क्या है आपका? गोटुल है ना। उराव जनजाति के युवागृह का नाम क्या है? आपको याद रखना है धूमकुरिया। क्या नाम है? धूमकुरिया। मुड़िया का गोटुल, उराव का धूमकुरिया, हो गया याद। उसके बाद तीसरा आपको रखना है अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जनजाति का युवागृह का नाम क्या है आपका? कोशी घोटुल। क्या नाम है आपका? कोशी घोटुल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी ना, कोशी घोटुल। उसके बाद आपको याद रखना बिरहोर, बिरहोर जनजाति के युवागृह का नाम क्या है आपका? गीतियोना। क्या है आपका? गीतियोना। उसके बाद आपको याद रखना परजा, परजा जनजाति के युवागृह का नाम क्या है आपका? धागा बक्सर। क्या नाम है? धागा बक्सर। उसके बाद आपको याद रखना है भुइयां जनजाति के आपका युवागृह का नाम क्या है? तो रंगबंग, है ना, रंगबंग। उसके बाद आपको ध्यान रखना है भारिया जनजाति के युवागृह का नाम क्या है आपका? ये घसरवासा नाम है। भारिया जनजाति के युवागृह का नाम क्या है आपका? घसरवासा। ठीक है, तो इन सभी जनजाति के आपको युवागृह के नाम को याद करना है, क्योंकि एक तरफ युवागृह का नाम देता है, एक तरफ उसके जनजाति का नाम, और मैच करने के लिए बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सा जनजाति में युवागृह को किस किस नाम से जाना जाता है। ये भुइयां का कई बुक में आपको घसरवासा भी दिखेगा, घसरवासा, लेकिन मैं एग्जैक्ट सोर्स के साथ बता रहा हूँ। आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी में भुइयां का आपको लिया गया है रंगभंग, है ना, रंगभंग दिया गया है, तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोटुल के संबंध में असत्य कथन की पहचान की। जब भी जैसे मैंने बताया कि गोटुल मुड़िया जनजाति का युवागृह का नाम है, तो गोटुल का अर्थ विद्या स्थल होता है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, गोटुल का देवता लिंगोपेन होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, याद रखना है ना। गोटुल के देवता का नाम क्या है? लिंगोपेन। क्या नाम है? लिंगोपेन। तीसरा, गोटुल में युवक सदस्यों को चेलिक और युवतियों को मुटियारिन कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। गोटुल में, ये गोटुल है, गोटुल में जो युवक सदस्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका? चेलिक बोलते हैं, युवकों को चेलिक बोलते हैं, ठीक है जी। और युवतियों को क्या बोलते हैं? मोटियारिन। क्या बोलते हैं? मोटियारिन कहा जाता है।
और याद रखना युवकों के जो प्रमुख होते हैं, युवकों के जो प्रमुख, उसको क्या बोलते हैं? सिरेदार। क्या बोलते हैं जी? सिरेदार। और युवतियों को प्रमुख को, युवतियों के प्रमुख को क्या बोलते हैं? युवतियों के प्रमुख को बोला जाता है आपका बेलोसा। क्या बोला जाता है? बेलोसा। युवकों के प्रमुख को सिरेदार और युवतियों के प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन छेड़ता गीत गोटुल की पसंदीदा गीत है, ये गलत है। छेड़ता गीत नहीं है जी, याद रखना। यहाँ पास रीलो आ जाएगा, रीलो गीत। रीलो गीत है वो आपका गोटुल की पसंदीदा गीत है। तो गोटुल के संदर्भ में इन सभी बातों को याद रखना है। गोटुल मुड़िया जनजाति का एक युवगृह का नाम है, जो कि एक विद्या स्थल होता है। गोटुल का देवता लिंगोपेन होता है। गोटुल में युवक सदस्यों को चेलिक और युवकों के प्रमुख को सिरेदार और युवतियों को मोटियारिन और युवतियों के प्रमुख को बेलोसा के नाम से जानते हैं। और रीलो गीत गोटुल की पसंदीदा गीत है। तो इन सभी बातों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। जनजातियों में प्रचलित शब्द कटकुल का अर्थ क्या होता है? जनजातियों में प्रचलित शब्द कटकुल, सब्जी, खटिया, घड़ा। ठीक है, सब्जी, खटिया, घड़ा। एक और ऑप्शन दे देता हूं मैं, डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो चलो बताना है आप लोग को आंसर क्या होगा। तो जनजातियों में प्रचलित शब्द कटकुल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना खटिया, खटिया। तो जो गोटुल के अंदर, गोटुल के अंदर याद रखना, गोटुल है ना, गोटुल, गोटुल के अंदर, गोटुल के अंदर, गोटुल के अंदर जो आपका खाट रखा होता है, खाट, खाट, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है आपका क्या? कटकुल। क्या बोलते हैं जी? आपका कटकुल, कटकुल है ना। गोटुल के अंदर जो आपका खटिया या खाट जो रखा होता है, उसी को आपका कटकुल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। उराव जनजाति के युवागृह धूमकुरिया के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए है 13 वर्ष से कम आयु के सदस्य पूना जोरावर कहलाता है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो उराव जनजाति के युवागृह का नाम क्या है? आपको पता चल गया होगा, धूमकुरिया। उसके बाद देखिए आपका धूमकुरिया में जो 13 वर्ष से कम आयु के सदस्य जो भाग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पूना जोरावर कहते हैं, बिल्कुल सही है। 13 से 18 वर्ष के मध्य की आयु के सदस्य को मलथुरिया जोरवार, क्या बोलते हैं? मलथुरिया जोरवार, ये भी बिल्कुल सही है। ये सबको आपको याद करना है ना। 13 वर्ष से कम आयु के सदस्य को पूना जोरवार कहते हैं। 13 से 18 वर्ष के मध्य की आयु के सदस्य जो कि धूमकुरिया में भाग लेते हैं, उसको मलथुरिया जोरवार कहते हैं। धूमकुरिया का वरिष्ठ पुरुष सदस्य धांगर महतो कहलाता है ना, ये भी बिल्कुल सही है। और ये तीनों स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल सही है। और चौथा, वरिष्ठ महिला सदस्य बेलोसा, नहीं, बेलोसा तो आपका गोटुल की आपका जो महिला प्रमुख कहलाती है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि उराव जनजाति में वरिष्ठ महिला सदस्य बेलोसा कहलाती है, गलत है। ये कहलाती है वारकी धांगरिन। क्या कहलाती है? वारकी धांगरिन, वारकी धांगरिन, धांगरिन कहलाती है। ठीक है, वारकी धांगरिन। देखो, धूमकुरिया का वरिष्ठ जो पुरुष सदस्य उसको धांगर महतो बोलेंगे, और धूमकुरिया का जो वरिष्ठ महिला सदस्य है ना, उसको वारकी धांगरिन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी सभी ये पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही, इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल सही, लेकिन चौथा गलत है, क्योंकि वरिष्ठ महिला सदस्य को वारकी धांगरिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो, एक तरफ जनजाति का नाम है और एक तरफ उसकी कृषि पद्धति का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन से आपका जोड़ा असत्य है। तो कोरवा जनजाति में, कोरवा जनजाति में उसकी कृषि पद्धति को देवारी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल से याद करते चलना है। गोड़ जनजाति में उसकी कृषि पद्धति को धारिया या व्यवहार के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। कमार जनजाति में उसकी कृषि पद्धति को क्या बोलते हैं? दाहिया बोलते हैं। कमार में दाहिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पास दहिया, दहिया किस में बोलते हैं? ध्यान रखना जी, भतरा, भतरा में बोला जाता है आपका दहिया। याद कैसे करोगे? भात अर्थात भात को आपको दही के साथ खाना है, ऐसे आपको याद करना है। तो भतरा जनजाति में कृषि पद्धति को दहिया बोला जाता है ना, और कमार जनजाति में कृषि पद्धति को दाहिया बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? आपका ये जोड़ा हमारा गलत हो जाएगा। और बैगा जनजाति में कृषि पद्धति को बेवार के नाम से जानते हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि कमार जनजाति में कृषि पद्धति को दाहिया बोलते हैं, ना कि दहिया कहा जाता है। दहिया किसे कहते हैं? भतरा में। साथ ही साथ और आपको याद रखना है अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया जनजाति का कृषि पद्धति का नाम क्या है जी? अबुझमाड़िया जनजाति की कृषि पद्धति का नाम है आपका पेद्दा। क्या नाम है आपका? पेद्दा। और अबुझमाड़िया जनजाति की कृषि पद्धति को, ये कृषि पद्धति बोल रहा हूं ना, कृषि पद्धति, कृषि पद्धति को बोलते हैं आपका, पद्धति को पेद्दा कहते हैं। और कृषि हेतु स्थान को बोला जाता है आपका कघई। क्या बोलते हैं? कघई। ये अबुझमाड़िया जनजाति की बात करें तब हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में असत्य जोड़ा कौन सा? आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो इन सभी बातों को याद रखना है। साथ ही साथ आप याद करिएगा, कोरवा का देवारी, गोड़ का धारिया या बेवार, कमार का आपका दाहिया, भतरा का दहिया, बैगा का बेवार और अबुझमाड़िया का पेद्दा, ये सब जनजातियों की कृषि पद्धति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। अब देखो, एक तरफ जनजाति का नाम दिया गया है और एक तरफ उसके पेय पदार्थ के नाम दिए गए हैं।
तो कोस्मा को उराव जनजाति के लोग पीते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पेज को गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा पिया जाता है, बिल्कुल सही है। ताड़ी को आपका मुड़िया जनजाति के लोग नहीं पीते हैं, ताड़ी को पिया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा पिया जाता है। और हाड़िया को पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा पिया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला, उसके बाद आपका दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा आपका जोड़ा गलत है, क्योंकि ताड़ी को बैगा जनजाति के द्वारा पिया जाता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना सल्फी हो जाएगा, सल्फी के बाद आपका छिंद रस के बाद आपका महुआ, इसका प्रयोग आपका मुड़िया माड़िया अबुझ माड़िया, है ना, मुड़िया हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका माड़िया हो जाएगा, उसके बाद आपका अबुझ माड़िया, मुड़िया माड़िया और अबुझ माड़िया, इन तीनों जनजाति के लोग क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं। ठीक है, याद रखना जनजातियों में इन सभी पेय पदार्थों का सेवन ये हर मौके पर किया जाता है, मतलब वो जितने भी उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, अनुष्ठान जो होते हैं, सभी कार्यक्रमों में इन सब का सेवन, पेय पदार्थों का सेवन शुभ मानते हैं लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जनजातियों से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सॉल्व किए। ये इसका दूसरा पार्ट था, इसके पहले पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। और एक चीज़ और लास्ट में बताऊंगा कि केवल आप पढ़ने मात्र से आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आपको क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा, कहाँ हमसे कमी हो रही है ये भी पता चलेगा, इसलिए क्वेश्चन को लगाने में ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।